हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम एम्स। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉरसेट। 17 सितंबर 2023 को है हमारा नॉरसेट एग्ज़ाम। और जिनको भी ये कन्फ्यूज़न है कि नॉरसेट कौन कौन दे सकते हैं, उसकी एज लिमिट क्या है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है और कितना एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके हम नॉरसेट के लिए एलिजिबल होंगे। सो ये सारी बातें मैंने डिटेल में मेरे लास्ट वीडियो में बताई है। आप जाके वो देख सकते हैं ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ना ऑलमोस्ट अब से 6 मंथ का टाइम है अभी भी। और ना जो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग हैं कि अभी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप ना अपने नज़दीक के कोई भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को उनको ज्वाइन कर लो और ना डेमो लेक्चर अटेंड करो ताकि ना आप ये समझ पाए कि आपको वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है या नहीं। उसके बाद ही आप ज्वाइन करो। और ना कोई भी ऑनलाइन करो तो भी अच्छा है क्योंकि यूट्यूब पे अभी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन कोचिंग के। सो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ना कोचिंग सेंटर में वो बताते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है एंड लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे एंड अभी कैसे आ सकते हैं। सो वो उनके अकॉर्डिंग आपको ना गाइड करेंगे। सो ये आपकी मर्ज़ी है बिल्कुल कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। और जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में यानी कि 4 साल अच्छे से पढ़ा है, जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर है और जो लोग किसी भी वजह से अभी जॉब कर रहे हैं, वो लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, खुद से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि ना हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, मैं ये समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे पापा भी कोविड में एक्सपायर हो गए हैं। सो मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और हर व्यक्ति की लाइफ स्टोरी अलग होती है। सो हर कोई जॉब छोड़ के पढ़ाई नहीं कर सकता ना, या नहीं कर सकती। सो कोई बात नहीं, आप जॉब के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट करके। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा फर्स्ट कि आपको ना अपने टाइम के हिसाब से एक शेड्यूल बनाना होगा जिसमें आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और क्योंकि जो हमारे पढ़ने का शेड्यूल होगा ना वो हम खुद ही बना सकते हैं, कोई दूसरा हमें ये गाइड नहीं कर सकता कि हम कभी पढ़े। क्योंकि पढ़ने का कोई फिक्स ऐसा टाइम नहीं होता है कि आप रात में ही पढ़े या दिन में ही पढ़े। क्योंकि किसी किसी को दिन में पढ़ने को अच्छा लगता है या फिर किसी किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। और हमारे नॉरसेट की बात करें तो उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका परसेंटेज ज़्यादा होता है जो मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको माइनर सब्जेक्ट्स हैं। सो जब हम स्टार्ट करें तो पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनको कवर करें पहले। और जो माइनर सब्जेक्ट है जैसे कि मतलब जितना उनका सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहेगा एग्ज़ाम में, जो थोड़ा सा कम रहता है तो हमें उसे लास्ट में रखना है। सो इस बेसिस पे आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कैसे पढ़े और कहाँ से स्टार्ट करें। सो नॉरसेट रिगार्डिंग अगर बात करें तो उसमें जो मेजर सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि हमारा MSN हो गया, F1 हो गया, फिर वो OBG हो गया, पीडिया हो गया और कम्युनिटी हो गया। तो इनका ना जो वेटेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इसीलिए ना हमें इन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। और जो 2 सब्जेक्ट हैं जिनके वेटेज भी नॉरसेट के एग्ज़ाम में अच्छे खासे रहते हैं और उसको भी आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम देना होता है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है और फिर हमारा वो साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचते हैं जैसे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नर्सिंग एजुकेशन, फिर मैथ्स, रीजनिंग और रिसर्च हो गया, फिर हमारा न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री हो गए। सो इन सारे सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा कम रहता है। सो इन सब्जेक्ट पे आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। और रही बात रिवीजन करने की, तो लास्ट 1.5 मंथ रहेगा हमारे शेड्यूल का, उसमें करना चाहिए। और जो सबसे एंड वाला मंथ रहता है यानी कि सितंबर,
उसमें हमें जितने भी जनरल सब्जेक्ट है यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आपको अपने कितने सब्जेक्ट है ऐसे जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कितने ऐसे हैं जिस पे आपको कम ध्यान देना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएँ। आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं कि मतलब आपको ये मंथ में ये कवर करना है, उसके बाद उसके अगले मंथ में आपको ये कवर करना है। आप और जितना भी आप आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, आप उनका रिवीजन भी करते रहिए क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। और ना आप जो भी सिस्टम उठाए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उठाया एंडोक्राइन सिस्टम, सो ना उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी एनाटॉमी पढ़नी चाहिए, देन उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, देन उसका एमएसएन को पढ़ना चाहिए यानी कि जो डिजीज़ कंडीशन है उसको। क्योंकि ना इससे क्या होगा, आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो उसका बेस आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देन आप डिजीज़ कंडीशन पढ़ोगे तो आपको क्या होगा ना, आप उससे रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और बात करें हम डेली शेड्यूल की, तो हमें 8 to 10 आवर्स देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है सो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। और क्योंकि बात है हमारे पास अभी टाइम भी बहुत कम है इसीलिए। और ना टाइम देने के साथ साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हो। और अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर देख के पढ़ रहे हो यूट्यूब से, या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ली है, सो आप ना उनके लेक्चर देखो और उनके साथ साथ में ही ना आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाओ। और ना उसके साथ साथ में जो भी पढ़ रहे हो उसी के एमसीक्यू भी साथ साथ में ही सॉल्व करते रहो। क्योंकि ना जो भी आपके पास मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ में एमसीक्यू करेंगे ना तो आप वो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए आपके पास जो कोई भी बुक हो उससे आप सॉल्व करते हो। वैसे हमारे नर्सिंग में 3 से 4 बुक ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं, लाइक पीआर यादव हो गई, फिर वो एंक्लेक्स सॉन्डर हो गई, फिर एंक्लेक्स की मॉसबी हो गई, या फिर किसी के पास टारगेट हाई भी होगी। सो जो भी आपके पास बुक हैं उसमें से आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ना ये सारी बुकें बहुत ही अच्छी हैं। उसमें थियरी भी बहुत अच्छी दी हुई है और एमसीक्यू भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, बिल्कुल हमारे नॉर्सेट एग्ज़ाम जो होती हैं उसके लेवल के हैं। और हमारे नर्सिंग के जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी। और आपको ना ये सारी बुकें पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। पर ना आपने देखा ही होगा कि मोस्ट ऑफ लोग कहते रहते हैं कि एंक्लेक्स सॉन्डर या फिर एंक्लेक्स मॉसबी पढ़ने से ही फ़ायदा होगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं होती है कि वो इतनी महंगी और इतनी सारी बुकें पढ़ पाएँ। सो अगर आप ले सकते हैं तो फिर कुछ बुकें ज़रूर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ना एंक्लेक्स की जो बुक है उसमें ना एमसीक्यू नॉर्सेट लेवल के दिए गए हैं, जिससे ना आप जो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको नॉर्सेट में कितने भी चेंज करके वो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि ना ऐसी कोई भी बुक आज तक तो नहीं बनी है जिसमें से कॉपी पेस्ट ही एमसीक्यू आएंगे, और वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। बस ये है कि हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका ना एक हैबिट बन जाएगी एमसीक्यू प्रैक्टिस की। सो आप अपने आप ही एक अंदाज़ा लगाएंगे कि नॉर्सेट एग्ज़ाम का जो एमसीक्यू नॉर्सेट एग्ज़ाम के बारे में। और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है तो ना आप एक काम करिए, आप ना अपने थियरी का बेस ना इतना क्लियर कर लीजिए और उसके सारे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखिए कि ताकि ना एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से पूछे, आप उसे समझ के सॉल्व कर पाओ। देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपके जितने वो वीक पॉइंट हैं, मान लीजिए आपको एमएसएन में कार्डियो अच्छा नहीं लगता है, सो आप सबसे पहले वो पढ़िए और उसके हिसाब से नोट्स बनाइए। क्योंकि ना जो भी आपके सेल्फ मेड नोट्स बनाए होंगे ना उसका रिवीजन जब आप करने बैठोगे ना तब आप उस टाइम पे देखोगे कि आपको सिर्फ वो नोट्स देख के ही आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। और ना मैंने देखा है कि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसको मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है वो उनके नोट्स लेके ही पढ़ रहे हैं, बट नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ना जब आप कुछ नया पढ़ रहे हो, आप कुछ नया समझ रहे हो, तो आप उसमें से अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे और उसको ना कॉन्सेप्ट आपका बड़ा ही क्लियर होगा उस टाइम पे। और जब भी आप नोट्स देखेंगे, सो आपके दिमाग में उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपने लिखे होंगे और उसको हाईलाइट भी किया होगा। सो ना वो आपको समझ में आएगा और आपने वैसे ही लिखा होगा ना, जैसे आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा। मतलब कई कई बार नर्सिंग में हमारे ऐसे लैंग्वेज यूज़ होती है जो कई कई बच्चों को वैसे हार्ड लगती है। सो उसको आप समझ के, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आपको नोट्स बनानी चाहिए। और ना ये ट्राई करो कि आप ना धीरे धीरे एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहो, उनको भी पढ़ते रहो। और क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ना, अगर आप 50 से स्टार्ट कर रहे हो मान लो, तो उसके ना नेक्स्ट डे आपको 100 करना चाहिए। देन फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से बहुत सारे एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है। और ना कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के जो हमारे शेड्यूल के 15 से 20 दिन होते हैं वो अच्छे से टाइम देते हैं हम उनमें, पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं। पर अगर कोई टेस्ट दी हमने जिसमें कम मार्क्स आए, तो ना हमारा मोरल डाउन हो जाता है, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया, या फिर किसी की शादी आ गई। सो इन सब की वजह से ना हमारा ध्यान पढ़ाई से कम हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप रोज़ पढ़ोगे, रोज़ रिवीजन करोगे, इससे ना आपका एक रूटीन बन जाएगा और ना आपका पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर होगा। क्योंकि ना ये मैटर नहीं करता है कि आप हर रोज़ कितने घंटे पढ़ रहे हो, पर ना मैटर ये करता है कि आप रोज़ पढ़ रहे हो या नहीं, और पढ़ भी क्या रहे हो। और बात रही फेस्टिवल की, तो वो भी सेलिब्रेट करने चाहिए, पर साथ साथ में आपको पढ़ाई भी शुरू रखनी चाहिए। फिर चाहे आप उस दिन 2 घंटे पढ़े या फिर 3 घंटे पढ़े, क्योंकि ना एक बार किसी भी आपके ना गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन हो गया ना, फिर तो आपका हर दिन ही फेस्टिवल जैसा आपको लगेगा। और ना हमारा तो ड्रीम्स ही एम्स है, तो फिर हमें उसके लिए अभी से ही डेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना जब हमारा सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर एम्स में हो जाएगा ना, तो हमारे घर पे, सोसाइटी में और हमारे रिश्तेदारों में हमारा एक अलग ही स्टेटस और लेवल होगा। और अगर आपके कोई कलीग्स या फिर आपकी फैमिली में कोई सिलेक्ट हो गया होगा किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर एम्स में, तो आपने देखा ही होगा कि उसके सामने हमारे हमारे ही लोग जो होते हैं वो हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर वैल्यू नहीं देंगे जितनी उनको मिलती है। क्योंकि ना हम तो आज भी यही है और कल भी वही रहेंगे, पर ना वैल्यू तो पोस्ट की है। सो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और वैल्यू भी मिलेगी, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सैलरी भी अच्छी होती है और आप अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर पाएंगे अच्छे तरह से। सो जब ये सारी बातें ना हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो हम अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे। और ना आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए। लाइक आप आज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर ओबीजी कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको 3-4 दिन में उस ओबीजी का रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपसे हो सके उतने आपने एमसीक्यू सेट करना है कि मैं इतना तो करूँगा है। और फिर अगर आपने उसके नेक्स्ट दिन वो टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो आपको खुद को ही एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ। और ना आपका खुद से ही मन होगा कि मैं अभी दूसरा टारगेट ऐसे पूरा करूँ। सो आप ना ऐसे करके ना सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपकी कंसिस्टेंसी भी रहेगी पढ़ाई में। और हमारे जहन में ये होना ही चाहिए कि आपको ये जॉब की ज़रूरत क्यों है। अगर ये बात आपके दिमाग में रहेगी ना, तो फिर आपको अपने आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जब आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रहेगी ही नहीं, तो फिर तो आप चाहे कितने भी मतलब महंगे बुक्स ले लो और फिर ना महंगे कोर्स खरीद लो, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। और जो जॉब करते हैं, मतलब कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको एक ना एलएमआर बुक बनाने की बहुत ज़रूरत होगी। मतलब मेरे हिसाब से है, मैं भी बनाती हूँ। क्योंकि एलएमआर मतलब कि लास्ट मिनट रिवीजन बुक, जिसमें ना आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें से जो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको शॉर्ट में लिखिए, ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो देखो। और उसको जब भी आप मतलब ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, ताकि जब भी आप उसे देखेंगे ना, तो आपका पूरा टॉपिक ऐसे याद आ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा।
और आपको ना जो हमारे नॉर्थ सेट के पेपर हैं वो भी हफ्ते में एक बार सॉल्व करते रहना है। और ना लोग ऑनलाइन कोचिंग से जो पढ़ते हैं उनको मॉक टेस्ट देते रहना है, ताकि उनको भी नॉर्थ सेट की एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाए। और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना होगा, ये भी समझ में आ जाए। और जितना भी जल्दी हो सके उतने अपने सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कीजिए, और जितना जल्दी हो सके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ना ये बात याद रखिए कि पढ़ना तो है हमें किसी भी हालत में है, क्योंकि जॉब की हमें बहुत ही ज़रूरत है। जो आपके हिसाब से, आपको जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होता हो, आपको उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, यानी कि अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट आप खुद ही करिए। यानी कि अगर जो स्टूडेंट हैं जो जॉब नहीं करते हैं वो अपने हिसाब से पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं, और जो लोग जॉब करते हैं और उसके साथ साथ ही वो प्रिपरेशन करते हैं, तो वो अपने ड्यूटी या शिफ्ट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कीजिए। क्योंकि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो आप अपने ऊपर ही है पूरा। क्योंकि कोई दूसरा आपको ये नहीं बता सकता कि आप सिर्फ मतलब आप ये पढ़िए और यहाँ से पढ़िए, तो सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकते हैं। और अभी हमारे पास जितना भी टाइम बचा है उसमें हमें मतलब हमसे जो भी हो सकता है ना वो हमें करना है। और हाँ, जैसे कि आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं वैसे ही नॉर्थ सेट के सिलेबस में जीके भी है, मतलब जनरल नॉलेज। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। और दिन में आप जो भी पढ़ो उसको दिन दिन में एक बार तो आपको रिवाइज करना ही है। सो मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपको सब बता दिया है कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी कैसे प्रिपेयर करें, और कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहे, और कौन सी बुक आपको रेफ़र करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन for now, and all the best for your journey, and be positive and be confident, okay। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।